वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्सेस गेज। इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स के शार्ट सर्विस कमीशन के बारे में कंप्लीट डिटेल, जिसमें कौन कौन सी ब्रांचें हैं। सबसे पहले तो जानेंगे कि शार्ट सर्विस कमीशन होता क्या है। व्यूअर, शार्ट सर्विस कमीशन पाकिस्तान एयरफोर्स का वो कमीशन है जिसमें आपको शार्ट टेन्योर के लिए डिफरेंट ब्रांचेज में जॉब दी जाती है, जो कि हर 3 से 5 साल और 10 साल के डिफरेंट कंट्रैक्ट पे होती है, जो कि आपका अगला कंट्रैक्ट आपकी पिछले 5 साल या 3 साल की कारकर्दगी की बिना पर एक्सटेंड हो सकता है। इनके इसमें परमानेंट आप रेगुलर नहीं होते, लेकिन बहुत सारी ब्रांचें ऐसी हैं जो कि शार्ट सर्विस से परमानेंट कमीशन में चली जाती हैं। वो कौन कौन सी ब्रांचें हैं इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो अभी रिसेंट अनाउंस हुए हैं ब्रांचेस, तो उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी डिटेल हैं और उसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तमाम डिटेल इस वीडियो में होगी, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले बढ़ते हैं पहली ब्रांच की जानिब, जिसमें एजुकेशन ब्रांच की 131 CSC ब्रांच है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी इसकी एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, ड्यूटीज़ कौन सी है, सैलरी कितनी है, प्रमोशन क्या है। ये तमाम डिटेल्स इस एक वीडियो में। सबसे पहले इस एडवर्टाइज की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें एज क्राइटेरिया जो इन्होंने लिखा है 21 से 30 साल, 4 नवंबर 2023। तो व्यूअर्स, ये 4 नवंबर 2023 की जो डेट है, इस डेट को इन्होंने फाइनल सिलेक्शन करनी है, तो इसी हिसाब से वो अपना क्राइटेरिया रखते हैं। क्योंकि अभी आपकी एज हो सकता है कि 30 साल की हो, लेकिन 4 नवंबर जब आपको कमीशन दिया जाए, उस डेट को आपकी एज 30 साल से बढ़ रही हो तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। इसलिए वैसे ये एक क्राइटेरिया का डेट सेट कर लेते हैं कि इस डेट तक को ये डिटेल होनी चाहिए। सिलेक्शन के जाने बढ़ते हैं तो इसमें नेशनैलिटी जो है ना, इन्होंने मेल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मांगा है। मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाइट की बात करें तो 5 फुट 4 इंच, और रैंक की बात करें तो फ्लैग ऑफिसर का लिखा हुआ है। एजुकेशन में क्वालिफ़िकेशन कौन सी मांगी है, इन्होंने BS या MS मैथमेटिक्स में होनी चाहिए। इसके अलावा इकनॉमिक्स के लिए जो इनको एजुकेशन ब्रांच में चाहिए वो BS या MS इकनॉमिक्स में होनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी BS इन्होंने मांगी है, जबकि MS और MBA फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट में BS MS इन साइकोलॉजी और बिहेवियर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामियात में रिलीजियस ऑफिसर जो भर्ती होने हैं, उसके लिए MA MSc MA इस्लामियात या दरस निज़ामी होनी चाहिए। इसमें आपको ये कि तमाम जितनी भी क्वालिफ़िकेशन इन्होंने मांगी है, तमाम में जो एक चीज़ है कि वो सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, नो थर्ड डिवीज़न। मतलब कोई थर्ड डिवीज़न नहीं हो, फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, कम से कम सेकंड डिवीज़न हो। ट्रेनिंग पीरियड में जाएँ तो 24 वीक्स, ये तकरीबन 6 महीने का कोर्स बनता है, जिसमें 6 महीने की आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग, जिसमें ड्रिल और बाकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग भी हो जाती है। लेकिन ये बाकियों से इससे कम है कि जो 4-4 साल की ट्रेनिंग करते हैं उससे बेहतर है। तो एजुकेशन ब्रांच में शार्ट सर्विस कमीशन की ड्यूटीज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले जानते हैं सिलेक्शन का। सिलेक्शन में आपको टेस्टिंग होगी, एकेडमिक टेस्ट होगा जिसमें इंटेलिजेंस लिया जाएगा। इंटेलिजेंस के बाद जो है ना, वो आपसे रिलेटिव जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब अगर आप मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अगला जो टेस्ट होगा इंटेलिजेंस के बाद वो प्योर मैथमेटिक्स का ही होगा। मैथमेटिक्स के हट के कोई सवाल नहीं होगा। मैथमेटिक्स पास करने के बाद आपको साइकोलॉजी टेस्ट पास करना होगा। इन तमाम टेस्ट के बाद आपको ISSB के फॉर्म दिए जाएंगे, इंटरव्यू लिया जाएगा, और ISSB रिकमेंडेशन के बाद ही आपको जो है ना फाइनल सिलेक्शन होगी। उसके बाद आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। ट्रेनिंग के बाद जो कि मैंने आपको बता दी डिटेल ड्यूटीज़ क्या होती है। एजुकेशन ब्रांच के जितने भी ऑफिसर होते हैं वो ज़्यादातर ट्रेनिंग सेंटर्स में होते हैं। ट्रेनिंग सेंटर्स में ये अपने जो ट्रेनी होते हैं उनको पढ़ाते हैं। मतलब जहाँ पे आप पढ़ने जाएंगे, एकेडमी रिसालपुर ट्रेनिंग करने जाएंगे, वहाँ पे जो भी ऑफिसर्स होंगे ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो वो बेसिकली मोस्टली जो है ना वो एजुकेशन ब्रांच के होते हैं, जो कि इंस्ट्रक्टर होते हैं। जैसे कि जो मैथ पढ़ाएगा वो मैथमेटिक कमीशन ऑफिसर होगा। इसके अलावा ये डिफरेंट कैडेट कॉलेज में भी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। जैसे इनका कैडेट कॉलेज लोअर टोपा में भी है और सरगोदा में भी है, वहाँ पे ये अपनी ड्यूटीज़ देते हैं। इसके अलावा बेस पे भी इनकी ड्यूटीज़ होती हैं, जो कि एजुकेशन ऑफिसर होता है। जबकि एजुकेशन ऑफिसर बेस पर
कहीं कहीं जो है ना वो एज ए एडमिन अफसर भी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, जबकि वो एक टेम्परेरी जिम्मेदारियाँ होती हैं। सैलरी पे जाएँ तो सैलरी इनकी 65 से 75K के दरमियान होती है, जो कि ट्रेनिंग और इसका मैं बता रहा हूँ ट्रेनिंग के बाद भी यही होगी, इतना फ़र्क होता है 5-6 हज़ार का। जबकि प्रमोशन पे आएँ तो फ्लाइंग अफसर से होते हैं और नेक्स्ट प्रमोशन रैंक के लिए इनको 5 साल का टाइम ज़रूरत होता है, और इस 5 साल के दौरान आपकी कारकर्दगी अच्छी हुई तो आपको नेक्स्ट रैंक मिलेगा। और नेक्स्ट रैंक के लिए भी आपको क्लियर करना पड़ता है डिफरेंट टेस्ट। लेकिन इस एजुकेशन ब्रांच में कुछ ऐसे भी हैं जो बगैर ISSB के भी सिलेक्शन हुई है जिनकी, तो हो सकता है कि वो आप भी हों, लेकिन जब उनको परमानेंट कमीशन अलाट किया जाएगा तो उनको ISSB टेस्ट दोबारा देना होगा। तो हर 5 साल के बाद जो इनकी कारकर्दगी की रिपोर्ट या परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती है तो उसकी बिना पर आपकी नेक्स्ट प्रमोशन रैंक आएगा। नेक्स्ट जो है इसमें लॉजिस्टिक ब्रांच की है, तो ये भी सेम इसकी क्राइटेरिया है, लेकिन एजुकेशन क्राइटेरिया थोड़ा सा हट के है। चूँकि बाकी क्राइटेरिया सेम है तो इसको मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। जबकि एजुकेशन में इन्होंने मास्टर इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, BBA, MBA इन लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, BCCS, BS IT वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BCS वाले भी, BSE वाले भी, MCS, MS IT और BS मास्टर इन फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटर साइंस भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर इन इंजीनियरिंग की जो इनकी डिसिप्लिन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी वही क्राइटेरिया इन्होंने रखा है कि सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए, जबकि HEC से रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए, जबकि मिनिमम CGPA 2.5 आउट ऑफ 4 होनी चाहिए। 62% मार्क्स जो है ना वो एनुअल सिस्टम में, अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी से अलावा जो एनुअल सिस्टम में की है सेमेस्टर में नहीं की तो उनकी 62.5% होनी चाहिए। सिलेक्शन पे आते हैं तो क्योंकि लॉजिस्टिक ऑफिसर जितने भी होते हैं ब्रांच के, ये टेम्परेरी समझ लें या फिर शार्ट सर्विस कमीशन होता है। टेम्परेरी कमीशन और शार्ट सर्विस कमीशन सेम ही है, यानी कि जब आप शार्ट सर्विस कमीशन में आते हैं तो वो टेम्परेरी कमीशन ही काउंट होता है। इनके इसके लिए भी आपको नेक्स्ट रैंक के लिए आपको अपनी पिछली 5 साल कारकर्दगी को देखा जाएगा कि आपने उसमें क्या परफॉर्मेंस दी है, उसी हिसाब से आपको नेक्स्ट रैंक अलाट होगा। जबकि आपकी अगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है परफॉर्मेंस तो 5 साल में के बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा वहाँ से। जबकि इसमें मैक्सिमम जो है ना 10 साल तक जो रिटायर होते हैं उनको रिटायरमेंट पे मिल जाता है, लेकिन जो बाकी होते हैं उनको बहुत कम बेनिफिट मिलता है 5 साल में। इसी तरह हर दूसरे रैंक पे आपको आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इसलिए ये बहुत जो इनका क्राइटेरिया इस हिसाब से सख्त हो गया। जबकि परमानेंट कमीशन में ऐसा कुछ नहीं होता, अगर आप एक दफ़ा इनरोल हो गए तो आपकी नेक्स्ट हायर रैंक में जो कारकर्दगी देखी जाती है वो सिर्फ 1 साल की देखी जाती है और वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। ड्यूटीज़ पे आएँ तो ड्यूटीज़ जो होती है लॉग अफसर की जो ड्यूटीज़ हैं जितनी भी लॉजिस्टिक ब्रांच के होते हैं उनको सप्लाई का काम दिया जाता है, यानी कि बेस पे या किसी भी जगह पे जितनी भी सप्लाई होती है बाहर से, खाने पीने की चीज़ों से लेके एयरक्राफ्ट की चीज़ें, किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत होती है वो लॉजिस्टिक ब्रांच के थ्रू ही आती हैं। जो इनका यूनिट होता है लॉजिस्टिक यूनिट या सप्लाई यूनिट, तो वहाँ हर जिसको भी ज़रूरत होती है कोई चीज़ किसी भी यूनिट को, तो वो लॉजिस्टिक यूनिट को एक थ्रू प्रॉपर चैनल अप्रोच करता है कि हमें ये चीज़ चाहिए। तो उसके लिए लॉजिस्टिक ब्रांच का काम ये होता है कि वो कंट्रैक्टर के थ्रू या बाहर से वो चीज़ें ख़रीद कर इनको प्रोवाइड करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी यूनिट को कोई एक चीज़ ज़रूरत हो तो वो डायरेक्ट जाके बाहर से परचेज़ कर ले, तो ऐसा नहीं चलता क्योंकि ये मिलिट्री यूनिट्स हैं या मिलिट्री बेस है। तो यहाँ पे इसी तरह का ही प्रोसीजर इन्होंने अडॉप्ट किया होता है कि जो बाहर से चीज़ें मंगानी होती है वो लॉग जो इनके ब्रांच हैं उसके थ्रू अफसर के थ्रू मंगाते हैं, तो वो बाहर से मंगा के इनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो इनका बेसिकली ये ड्यूटीज़ होती है। सैलरी पे आए तो सैलरी भी इनकी सेम ही होती है, क्योंकि फ्लाइंग अफसर ये भर्ती होते हैं तो फ्लाइंग अफसर के लिए वही सैलरी है 65 से 75 के। जबकि इसमें मज़े की बात है जो इसमें परमानेंट कमीशन होता है वो जो इनका नेक्स्ट हायर रैंक होता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, उससे बाद जब स्क्वाड्रन लीडर होते हैं तो वो परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए इसको ISSB का टेस्ट दोबारा देना होगा, यानी कि इनको 4 डेज ISSB में गुजारने होंगे, तभी इनका नेक्स्ट रैंक का प्रमोशन आ जाता है।
प्रमोशन की ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो इनिशियली ही कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती होते हैं, मतलब उनको लिख के देना पड़ता है कि हमने नेक्स्ट रैंक के बाद जो है ना, या हमने ओवरऑल सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में गुजारनी है और हमने जो है ना उसमें नहीं जाना, परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, हम अपने क्लेम नहीं करेंगे कि हमें परमानेंट कमीशन दिया जाए। ये इस ब्रांच में कुछ लोगों से ये सर्टिफिकेट लिए जाते हैं जिन्होंने दे दिए होते हैं, मतलब उस पर भी कुछ क्राइटेरिया होता है, एजुकेशन क्राइटेरिया देखते हैं या सिलेक्शन क्राइटेरिया देखते हैं। तो पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग ओवरऑल तमाम बेसों पे हो जाती है, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे वो सप्लाई में जाके अपनी ड्यूटीज देते हैं। तो मेरे इतने यहाँ पे जो इन्फो मैं दे रहा हूँ तो मेक श्योर कि ये 100% अपनी तरफ से मैंने जितनी भी रिसर्च की है उस हिसाब से मैंने आपको प्रोवाइड की। तो नेक्स्ट इसमें ब्रांच पे आते हैं वो, लेकिन तमाम ब्रांचेस का एक ही इसमें क्राइटेरिया होता है। जैसे कि अब एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ का ज़्यादातर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ का क्या क्या होता है। इसमें एज, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस, हाइट, ये तब सेम क्राइटेरिया होता है तमाम का, मैं बता देता हूँ, सिवाय परमानेंट कमीशन जो कि GDP है, जनरल ड्यूटी पैलेट। इसके अलावा तमाम का जो है ना वो सेम होता है इसमें। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे आते हैं तो BS 4 साल डिग्री होनी चाहिए, जबकि BS के अलावा सिविल इंजीनियरिंग वाले बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल मिनिमम सेकंड डिवीजन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इसमें जो है ना यूनिवर्सिटी सिस्टम में अगर है तो CGPA 2.5 होनी चाहिए आउट ऑफ 4, अगर एनुअल सिस्टम में है तो 62 होने चाहिए। तो इसके लिए जो है ना एक शर्त इन्होंने रखी है इस पोस्ट में, वो है कि ईच क्वालिफ़िकेशन मस्ट हैव FSC बैकग्राउंड, यानी कि आपकी FSC होनी चाहिए। उसके बाद बेशक इनमें से कोई एक डिग्री हो। 6 महीने की ट्रेनिंग है इनकी। तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वही है जो आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि पहले टेस्टिंग होगी जहाँ पे आपको इंटेलिजेंस टेस्ट पास करना होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट के बाद इंग्लिश का टेस्ट भी लिया जाता है। इंग्लिश के टेस्ट के साथ ही आपकी लॉजिस्टिक का या एडमिन ब्रांच का या जिस अकाउंट ब्रांच का उसका टेस्ट होता है। इनके इसमें एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ हैं, तो आपने अगर BS सिविल इंजीनियरिंग इन्होंने मांगी हुई है तो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ही आपसे टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पे बेसिस पे ड्यूटीज़ देते हैं एडमिन अफसर्स की। तो इसलिए इनको सिविल मोस्टली काम एडमिन अफसर का वो जो होता है वो बिल्डिंग से रिलेटेड होता है, बनाने से या पुरानी को मेंटेन करने से, एडमिनिस्ट्रेशन देखने के। तो इसलिए इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री मांगी। तो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वहाँ से टेस्ट लिया जाएगा। जब आप वो क्लियर कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, इनके 50% मार्क्स होंगे तो आपको नेक्स्ट साइकोलॉजी टेस्ट में बिठाया जाएगा। ये तमाम टेस्ट पास करने के बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करके ISSB फॉर्म दिए जाएंगे। वहाँ से क्लियरेंस के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन होगी। तो ट्रेनिंग हुई 6 मंथ की ड्यूरेशन यहाँ पे भी बताई गई है। 6 मंथ की ट्रेनिंग ड्यूरेशन के बाद जो है आपको पोस्ट आउट किया जाएगा या पास आउट होंगे तो डिफरेंट बेसिस पे एज ए एडमिन अफसर ड्यूटी देंगे। तो इसके अलावा इसमें स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स ये लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। स्पेशल ड्यूटीज़ में ये आ जाती है कि एडमिन अफसर के अलावा भी अगर कोई ड्यूटीज़ एक्स्ट्रा करानी होती हैं, किसी बेस पे इनको ज़रूरत होता है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी अफसर की ज़रूरत होती है, या कोई ऐसी पोस्ट जहाँ पे बंदा अवेलेबल नहीं होता, तो वो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच वाला ड्यूटीज़ देता है। जो मोस्टली देखा गया है, पता चला है, रिसर्च हुई है, उससे ये है कि ये वाले ब्रांच में सिक्योरिटी वाले ही जाते हैं, इनके वो सिक्योरिटी इंचार्ज होते हैं या किसी यूनिट के इंचार्ज बन जाते हैं। तो एडमिन और स्पेशल ड्यूटी, इसीलिए इसका नाम यहाँ पे रखा गया है। ड्यूटीज़ भी आपको इसमें समझ आ गई होगी। सैलरी पे जाएँ तो सैलरी सेम है, वही 65 से 70 तक जो है ना ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग के बाद आप 80, 85 या मैक्सिमम 90 तक जा सकते हैं। बाकी अकामोडेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ सेम होती है। प्रमोशन पे आए तो प्रमोशन इनकी जो मैक्सिमम जो है ना ये ग्रुप कैप्टन तक जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान आर्मी के कर्नल के बराबर तक जाते हैं। बहुत ही कम होते हैं जो इससे आगे इनके ब्रिगेडियर या एयर कमांड लेवल तक के जाते हैं। तो इसमें ये तमाम डिटेल एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की थी। तो इसमें एक और चीज़ मैं आपको मिस कर रहा हूँ कि मेडिकल के रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड यही है कि इसमें मेडिकल उतना ही होता है जितना
बाकी ब्रांचेस का होता है सिवाय जीटीपी के। जनरल ड्यूटी पायलट में इतना सख्त मेडिकल क्राइटेरिया होता है कि आई टेस्ट, बीएमआई, फुल बॉडी टेस्ट के अलावा भी ऐसा टेस्ट भी लिया जाता है जिसमें आपकी कान, नाक, आँख, इनके अंदरूनी हड्डियों तक को चेक किया जाता है। तो अगर उसमें कोई मसला आता है तो आप जनरल ड्यूटी पायलट के लिए सिलेक्ट नहीं हो सकते। लेकिन इसमें यह है कि उनसे कुछ हट के ईजी है। तो नेक्स्ट इस पे पढ़ते हैं कि अगले ब्रांच में जाने से पहले मैं इसको बताना चाहूँ कि एडमिन और स्पेशल ड्यूटीज़ की ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, क्योंकि अब लास्ट डेट गुजर गई। तो आपने अगर अप्लाई किया है एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ तो आप लकी हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन एक ये भी है कि जिसके पास अगर एमबीए की डिग्री है तो वो तो एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये कुछ इसमें डिटेल थी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। अब नेक्स्ट जो ब्रांच है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है। जैसे इस पर इन्होंने मांगी हुई थी 18 से 30 साल है, तो वो भी सेम ही है। लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम जाएं तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या एजुकेशन इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है। एजुकेशन में इन्होंने BS MS इन IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपकी BS कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, या बायो डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या फिर डेटा साइंस में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी में। ये जो ब्रांचेज हैं इनमें अगर आपने इन जो है ना स्कोप में आपने की हुई है BS तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने सेकंड डिवीज़न मांगी हुई है। सिर्फ ट्रेनिंग पे आए तो ट्रेनिंग पीरियड इन्होंने 24 वीक्स यानी कि 6 मंथ की ट्रेनिंग, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग की ड्यूरेशन रखी हुई है। तो नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही है कि जैसे बाकी का है। आपका जो पहला टेस्ट होगा वो इंटेलिजेंस का होगा। इंटेलिजेंस टेस्ट पास करने के बाद आपको नेक्स्ट जो है ना वो इंग्लिश प्लस IT से रिलेटेड होगा, जिसमें तमाम कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन तमाम का एक निचोड़ बना के आपको टेस्ट लिया जाएगा 100 मार्क्स का, जो कि आपको पास करना होगा। लेकिन इसमें एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच में थोड़ी सी इन्होंने चेंजिंग की है कि यहाँ पे 50% की बजाय इन्होंने 70% वाला पास रखा है, यानी कि 70 प्लस होगा तो आप पास कंसिडर्ड होंगे। तो ये थोड़ी सी इसमें सख्ती की है, चेंजिंग की है, लेकिन पहले यहाँ पे भी 50 ही था। तो इस पे बाकी आते हैं ड्यूटीज़ पे कि इनकी ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच की ड्यूटीज़ जो है ना वो आप देख लें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं। यानी कि जितने भी यूनिट में या बेस में चल रहे होते हैं, PC चल रहे होते हैं, सिस्टम चल रहे होते हैं, कोई भी सिस्टम हो गया, उनका लैपटॉप का हो गया, वो तमाम उनकी मेंटेनेंस से लेके बाकी तमाम डिटेल जो है ना वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर ही करता है। यानी कि जिस पे आप यहाँ तक देख लें कि जिस पे हम लोग टेस्ट पास करते हैं या टेस्ट की तैयारी करते हैं या फिर टेस्ट देने जाते हैं, जो जिस सॉफ्टवेयर पे हम टेस्ट दे रहे होते हैं वो भी इन्हीं IT ऑफिसर की मैनेजमेंट में होता है। वही देख रहे होते हैं, वही इनको मेंटेनेंस करते हैं और वही इनको फर्दर जो है ना प्रोसीड करते हैं। टेस्ट उसके अंदर एंटर करना भी इनकी ज़िम्मेदारी होती है और रिज़ल्ट बनाना भी ये तमाम इनकी ज़िम्मेदारी होती है। जो बेसिक है सिलेक्शन सेंटर पे वो ये ज़िम्मेदारी होती है, जबकि बेसिस पे जो ड्यूटीज़ होती हैं इनकी यही होती है कि जितने भी PC ख़राब होते हैं या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो IT ऑफिसर ही ठीक करता है, या इनके जो IT के सोल्जर होते हैं जिसको एयरमैन कहते हैं, IT के एयरमैन जो है ना वो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अलावा भी मंथली इनकी और ईयरली एक मेंटेनेंस होती है, जबकि ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे मेंटेनेंस करते रहते हैं। तो ये तमाम जिम्मेदारियाँ इनकी होती हैं। तो सैलरी पे आएँ तो सैलरी जबकि बाकी की जिस तरह मैंने बताई है तो इनकी भी कुछ इतनी ही है, यानी कि 65 से 75 के जो है ना वो ट्रेनिंग के दौरान होती है, क्योंकि कन्फर्म नहीं है, लेकिन जितना बताया गया है तो वो इतनी है 65 से 75। तो इससे आगे अगर नेक्स्ट जब पास आउट होते हैं तो यही बताया गया कि इसमें सैलरी कुछ ज़्यादा होती है IT वालों की। तो यानी कि अगर जहाँ पे वो 80 ले रहा है तो ये 85-90 तक इसकी सैलरी होगी। तो लेकिन मेरे ख्याल से इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए, 80 तक ही होगा।
बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। अगर अच्छी इससे ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आईटी वाले जितने भी आते हैं वो मोस्टली इंजीनियरिंग की डिग्री होती है, उनके पास बीएस कंप्यूटर साइंस, उनके पास एयरफोर्स या आर्मी के अलावा बाहर बहुत ज़्यादा इनके पास चांस होता है कि वहाँ पे वो अप्लाई कर लें। लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पे बहुत कम सैलरी है, तो इसलिए ये कोशिश करते हैं कि इनको अच्छी सैलरी और अच्छा बैकग्राउंड प्रोवाइड किया जाए। तो प्रमोशन पे आए तो प्रमोशन की भी सेम पॉलिसी है, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। एसएससी आप देख सकते हैं कि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में वही पॉलिसी होती है कि 3 साल आपने करनी है, तो 3 साल के बाद अगर आपके या 5 साल बाद आपका नेक्स्ट रैंक आना है, यानी कि फ्लाइंग अफसर से आप फ्लाइट लेफ्टिनेंट बनते हैं, तो आपको इसके लिए वही कारकर्दगी दिखाना होगी, यानी कि पिछले 5 साल की कारकर्दगी आपकी देखी जाएगी। उसके बाद जो है ना नेक्स्ट रैंक में आपको प्रमोट किया जाएगा, और इसी तरह 10 साल तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। यानी कि 2-3 प्रमोशन के बाद जब आप स्क्वाड्रन लीडर बनेंगे तो तभी आपकी प्रमोशन जो है ना वो परमानेंट कमीशन में काउंट की जाएगी। इससे पहले आपकी कारकर्दगी देख के इसी रैंक में रखा जाएगा। अगर आपकी सेटिस्फैक्ट्री नहीं भी है तो आपको मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट पे एक्सटेंशन मिल जाएगी, यानी कि 3 साल आप 10 साल के बाद 3 साल और करेंगे, लेकिन आपको परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे बढ़ते हैं कि अकाउंट्स ब्रांच में जो इन्होंने क्राइटेरिया लिखा है वो वही सेम है जो बाकी में बताया गया है। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ पे कि 4 नवंबर 2023 की जो डेट लिखी हुई है ये एग्जैक्ट डेट नहीं है कि इस डेट को आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, लेकिन होप के इसी डेट को ही आपको फाइनल सिलेक्शन यानी कि इससे पहले किया जाएगा। तो ये थोड़ी सी डेट 1-2 दिन या हो सकता है हफ्ता आगे लिखते हैं, तो होप के सितंबर या अक्टूबर के एंड में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो क्वालिफ़िकेशन पे आते हैं, तो क्वालिफ़िकेशन इन्होंने बीकॉम 4 ईयर, एमकॉम, ACCA, ACMA, BBA फाइनेंस 4 साल, MBA फाइनेंस, M फाइनेंस, इसमें BA स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग एंड फिनांस एंड कॉमर्स 2nd डिवीजन। तो इस पे यही मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने इस पे जो डिग्री मांगी है वो अकाउंट्स की ACCA, ACMA, BBA मांगी है। तो सिलेक्शन पे यही होगा कि पहले आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इंग्लिश का टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका अकाउंट्स ब्रांच के रिलेटेड टेस्ट होगा, जिसमें तमाम सवाल ACCA, बीकॉम या अकाउंट से रिलेटेड सवाल होंगे, 100 मार्क्स होंगे। इसमें आपको पास करने के लिए 50% मार्क्स लेना ज़रूरी है। 50% मार्क्स वाला ही इसमें क्लियर यानी कि पास काउंट होगा। तो ड्यूटीज़ पे आते हैं, तो इसमें ड्यूटीज़ जो हैं वो ओवरऑल जो देखा जाए तो अकाउंट्स ब्रांच की अकाउंटेंट की ड्यूटी होती है, इनके इंचार्ज होता है ये तमाम अकाउंट का जो यूनिट होता है। तो इसका काम ही थोड़ा सा सप्लाई से रिलेटेड ही होता है, मतलब जितने भी चीज़ें बाहर से मंगाई जाती हैं तो उनका जो हिसाब किताब होता है वो चूँकि लाग अफसर नहीं कर सकता, तो ये अकाउंट के थ्रू पैसे जाते हैं उनको और वो वहाँ से बाहर से मंगाते हैं। तो छोटी सी मिसाल पे देना चाहूँगा कि जितने भी एक यूनिट या एक ईयर बेस पे बंदे होते हैं उन तमाम की सैलरी बनाना और उनके अलाउंस बनाना वो तमाम अकाउंट्स ब्रांच की ही जिम्मेदारी होती है। ये अकाउंट्स अफसर ही उसके फाइनल करता है, तभी उसको वो चीज़ या सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जो TA होता है या बाकी जितने भी पैसे एक समझ लें कोई मदद है, कोई अलाउंस है या लोन चाहिए, वो तमाम ये चीज़ें इसके थ्रू ही पास की जाती है अकाउंट्स अफसर के थ्रू। तो ट्रेनिंग पे भी इनको जो सैलरी दी जाती है वो 65 से 75K होती है, जबकि उसके बाद जो इनको प्रोवाइड की जाती है सैलरी वो 80 से 85 तक होती है। प्रमोशन पे आए तो प्रमोशन में इनको भी काम जो है वो 4 ईयर्स के जो डिग्री वाले होते हैं या ACCA वाले होते हैं उनको जल्दी प्रमोट किया जाता है, लेकिन ये इसकी कंफर्म कोई छोटी नहीं है, कोई रिटर्न में नहीं है कि बाकी इसी तरह होता है कि CA या ACCA वालों को जल्दी प्रमोट करते हैं और बाकियों को लेट प्रमोट करते हैं। मेरे ख्याल से इनका सेम प्रोसीजर ही है जैसे बाकी ब्रांचेस का है।
यानी कि हर 3 से 5 साल बाद आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। उसके बाद ही आपका या तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा या फिर आपको नेक्स्ट प्रमोशन में इनरोल कर लिया। री एनरोलमेंट की यही पॉलिसी होती है कि कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया जाता है, तो परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाता। तो प्रमोशन भी इसी तरह होती है, ये भी मैक्सिमम का जो है वो ग्रुप कैप्टन तक जाते हैं। इसके अलावा जो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा डिटेल के, अकाउंट्स ब्रांच में चूँकि परमानेंट कमीशन नहीं है, लेकिन कुछ ब्रांचें हैं जिनमें डायरेक्ट परमानेंट कमीशन आता है, जो कि लॉजिस्टिक ब्रांच है उसमें, और एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ ब्रांच है। इन 2 ब्रांचेज़ में डायरेक्ट परमानेंट कमीशन भी आता है, जिसमें इन्होंने एफएसी रिक्वायर की होती है। इनके सिर्फ अगर आपके पास एफएसी है, आपके उसमें 65% मार्क्स हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो परमानेंट कमीशन में आ जा सकते हैं। इसके अलावा भी जिनके पास एफएसी मौजूद है लेकिन वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में आ गए हैं, तो वो भी परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अपनी ही ब्रांच में वो सर्विस के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि वहाँ से एनओसी लेके वो अप्लाई करेंगे एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ की परमानेंट ब्रांच के लिए। अगर वो टेस्ट पास कर जाते हैं और आईएसएस भी रिकमेंड हो जाते हैं, तो उनको परमानेंट कमीशन उसी स्टेज पे दे दिया जाएगा, बजाय 10 साल बाद मिलने के, और वो वाली सर्विस भी काउंट होगी। यानी कि उनके ओवरऑल जो है वो कुछ बेनिफिट सैलरी में भी आ जाएंगे और सर्विस में भी। इसके अलावा नेक्स्ट ब्रांच पे जाते हैं तो लीगल ब्रांच है, वो भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जिसमें इसमें क्राइटेरिया कुछ 18 साल से नहीं बल्कि 21 साल से 30 साल के अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्लाइंग अफसर का रैंक होगा। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने इसमें मांगी है वो LLB सेकंड डिवीज़न मांगी, जो कि किसी यूनिवर्सिटी। इसके बाद जिन बंदे के पास LLM है और एक्सपीरियंस है 2 साल का, ओवरऑल इसमें तमाम LLB 2 साल का प्रैक्टिस होनी चाहिए एज ए लीगल प्रैक्टिशनर, यानी कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। और इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड है वही सेम है, जितना बेसिक होता है मिलिट्री ट्रेनिंग का वही है। जबकि सिलेक्शन पे जाएं तो सिलेक्शन भी इसकी काफ़ी आसान टेस्ट इन्होंने बनाया होता है। इनके पहला टेस्ट होता है इंटेलिजेंस का, वो पास करने के बाद आपको टोटल जितने भी होते हैं वो लॉ से रिलेटेड टेस्ट दिया जाता है, जिसमें लॉ से रिलेटेड आप टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं। वही क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होते हैं, 50 वाला पास होता है। इसकी वैकेंसी बहुत कम होती हैं। ड्यूटीज़ पे आएँ तो इनकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, ये जो जितने भी इनके केसेस होती हैं सिविल गवर्नमेंट के साथ या बाहर के लोगों के साथ, तो वो इसके थ्रू करते हैं। जबकि किसी का कोर्ट मार्शल करना हो या इंक्वायरी करनी हो तो वो भी यही लीगल ब्रांच वाले ही करते हैं। मतलब कोई बंदा अगर कोई मिसकंडक्ट करता है आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़, उसका कोर्ट मार्शल होना है या इंक्वायरी होनी है, वो तमाम जिम्मेदारियाँ लीगल ब्रांच के अफसर की होती है कि वो उसको कैसे करता है, इंक्वायरी कराता है या बाहर की अदालत में उसका केस लड़ता है। तो इन तमाम का जवाब और ये तमाम जो प्रोसीजर होता है वो लीगल ब्रांच वाला ऑफिसर ही करता है। इसके अलावा सैलरी पे जाएँ तो सैलरी भी इनकी सेम होती है जितनी बाकी बताइए, 65 से 75 के, जबकि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद 70 से 80-90 हज़ार तक होती है मैक्सिमम। ये मुख्तलिफ जो इनकी ब्रांच है वहाँ पे ड्यूटीज़ देते हैं, जो इनके वहाँ से ये कानून बनाने में, मतलब जो एयरफोर्स के कानून होते हैं मिसकंडक्ट के हवाले से या जो भाग जाते हैं, ये भी लीगल ब्रांच वाले बनाते हैं। जबकि एयर बेसों पे इनकी जो ड्यूटी होती है वो इसी तरह होती है कि अगर वहाँ से कोई किसी बंदे ने मिसकंडक्ट किया है, कोई लड़ाई की है, तो कोई इंक्वायरी हो रही है, तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी उसको प्रोसीड कराना और उसको फाइनल करना, ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो एजुकेशन इसमें लीगल ब्रांच वालों की होती है। तो प्रमोशन पे हैं, प्रमोशन भी इनका सेम क्राइटेरिया है। तो ये फ्लाइंग अफसर इनरोल होते हैं, लेकिन कंट्रैक्ट एक्सटेंड होते होते ये परमानेंट कमीशन में चले जाते हैं। तो इनकी ड्यूटीज़ ये थी। तो इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो इन तमाम से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि इस ब्रांच का बना दें, उस ब्रांच का बना दें, तो इसलिए मैंने तमाम ब्रांचों का बना दिया। हर बंदा अपनी ब्रांच को इसमें स्किप करके अपनी ब्रांच से रिलेटेड इसमें अपने पॉइंट देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ हाज़िर होंगे।
वो तमाम लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे रिलेटेड आपको ज़रूर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, और टेस्ट के हवाले से भी, और ISSB फॉर्म किस तरह फिल करते हैं इनकी रिकमेंडेशन भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो एयरमैन इंडक्शन या सिविलियन इंडक्शन के बारे में बनाऊंगा। इसमें कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि कितने लोग चाहते हैं कि पहले एयरमैन की बनाएं या पहले सिविलियन की, फिर मुझे बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।